अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। आज की वीडियो रिन्यूएबल एनर्जी इन पाकिस्तान के ऊपर है। और इस वीडियो में हम बात करेंगे कि रिन्यूएबल एनर्जी क्या होती है, इसके अंदर इन्वेस्टमेंट कैसे करनी है, क्या क्या फ़ायदे हैं पाकिस्तान के अंदर जो इस टाइम एनर्जी का बहरान चल रहा है, क्या क्या चीज़ें पाकिस्तान कहाँ कहाँ से प्रोड्यूस कर रहा है, रिन्यूएबल एनर्जी की क्या डिमांड है, और सबसे इम्पोर्टेंट गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की पॉलिसीज़ जो रिन्यूएबल एनर्जी यानी सोलर के बारे में आई है। और जो लेटेस्ट मार्च में जो गवर्नमेंट ने नेट मीटरिंग की पॉलिसी बताई है उसको भी डिस्कस करेंगे, और उसका सोल्यूशन भी बताऊंगा मैं आपको कि आप किस तरीके से अपनी इन्वेस्टमेंट करके ज़ीरो बिल ला सकते हैं नई पॉलिसी के मुताबिक भी। और फिर हम थोड़ी सी बात करेंगे विंड एनर्जी की पाकिस्तान के अंदर कहाँ कहाँ पे हो सकती है, ईवी चार्जिंग के क्या चांसेस हैं, बायोफ्यूल्स क्या क्या है पाकिस्तान के अंदर। ये सारे रिन्यूएबल एनर्जी ऑप्शंस है। रिन्यूएबल एनर्जी क्या चीज़ होती है? रिन्यूएबल एनर्जी ऐसी एनर्जी होती है जो कि रिन्यू हो जाती है, नाम से ही जाहिर है। जैसे सूरज है, सूरज ने रोज निकलना है, जब तक सूरज है तब तक वो आप एनर्जी हासिल कर सकते हैं। विंड एनर्जी भी इसी तरह से रिन्यूएबल है। बायोफ्यूल जो है, हर बंदे ने वेस्ट प्रोड्यूस करना करना है, जानवर ने वेस्ट प्रोड्यूस करना ही करना है। उसके अलावा आपका जो फसल वगैरह होती है उनका भी वेस्ट होता है, इन सबको आप यूज कर सकते हैं। तो ये रिन्यूएबल है, मतलब रिन्यूएबल। और एक रिन्यूएबल सोर्स जो हाइड्रो पावर है उसको हम यहाँ पे डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि वो बड़े पैमाने पर चल जाता है। हम वो बात करेंगे जिसके अंदर हम आम लोग इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और अपना पैसा बचा सकते हैं। ये टिपिकली इन्वेस्टमेंट की वीडियो नहीं है कि आप इन्वेस्ट कर रहे हैं और प्रॉफिट उठा रहे हैं। ये वीडियो है कि आप इन्वेस्ट करके अपने खर्चों को कैसे कम कर रहे हैं, क्योंकि इस टाइम पाकिस्तान के अंदर सबसे मेन प्रॉब्लम इलेक्ट्रिसिटी का बढ़ता जा रहा है। और नई पॉलिसी के बाद तो स्पेशली बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो चुका है। जो सोलर सिस्टम जिन्होंने लगाया हुआ है वो लोग बहुत परेशान हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं। रिन्यूएबल एनर्जी का मैंने आपको बता दिया। इस टाइम पाकिस्तान जो है वो हाइडल यानी पानी से जो बिजली पैदा कर रहा है वो 10 मेगावाट कर रहा है। थर्मल से 28 मेगावाट सबसे ज़्यादा जा रही है। न्यूक्लियर से 3 मेगावाट जा रही है। और जो विंड, सोलर और बायोगैसेस हैं उन सबसे मिला के तकरीबन जो है 6 मेगावाट बिजली प्रोड्यूस हो रही है। तो टोटल जो इस टाइम एनर्जी इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है वो कंट्री की 46 मेगावाट है। और जो डिमांड है वो चेंज होती रहती है, जिसके अंदर इसके अंदर 46 मेगावाट के अंदर तकरीबन 3 से 4 मेगावाट इस टाइम जो घरों के अंदर लोगों ने सोलर लगाया उससे वो प्रोड्यूस कर चुके हैं। और रिन्यूएबल एनर्जी की डिमांड बढ़ती जा रही है दुनिया के अंदर, क्योंकि पहले जो बनता था, बिजली बनती थी, वो फॉसिल फ्यूल्स मतलब कि ऑयल से बनती थी। अब ऑयल से हट के, क्योंकि ऑयल रिन्यूएबल नहीं है, मतलब ऑयल ख़त्म हो गया तो ख़त्म हो गया। इस टाइम जैसे कि यूएन के सेक्रेटरी जनरल ने कहा है कि इट्स टाइम टू स्टॉप बर्निंग अवर प्लानिट एंड स्टार्ट इन्वेस्टिंग इन द अबंडेंट रिन्यूएबल एनर्जी ऑल अराउंड अस। मतलब ये टाइम आ चुका है कि इस टाइम हम रिन्यूएबल एनर्जी के अंदर जो है वो इन्वेस्ट करें। आमतौर पर सोलर और विंड को समझा जाता है, हम उसके अलावा भी बात करेंगे इस वीडियो में, मजीद देखते हैं आगे चलते हुए। और सबसे पहले बात कर लेते हैं गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान पॉलिसीज की। इस टाइम जो हॉट टॉपिक है वो जो नई पॉलिसी है ये उसके मुताबिक बड़े ज़्यादा जो है परेशानी पाई जा रही है। तो इस टाइम जो पॉलिसीज हैं, सबसे पहली पॉलिसी जो पाकिस्तान ने 2019 में बनाई थी वो ये थी कि 60% क्लीन एनर्जी 2030 तक पाकिस्तान ने शिफ्ट हो जाना है। मतलब 40% आपके फ्यूल्स रह जाएंगे, बाकी 60% जो है वो क्लीन एनर्जी होगी, मतलब सोलर से या हाइडल से प्रोड्यूस हो रही होगी। दूसरी चीज जो गवर्नमेंट ने की हुई है वो सोलर पैनल के ऊपर कोई टैक्स नहीं लगाया हुआ इस टाइम अभी तक, आज की डेट तक 23 मार्च 2025 तक सोलर पैनल्स के ऊपर कोई टैक्स नहीं है। आप परचेज सेल करें 18% हर चीज के ऊपर जीएसटी लगता है, इसके ऊपर कोई जीएसटी नहीं है। नेट मीटरिंग पॉलिसी पे बात करते हैं। पहले जो पॉलिसी थी उसमें ये था कि आपने मिसाल के तौर पे ऑन ग्रिड सिस्टम लगवाया हुआ है और आपने 1200 यूनिट बनाए हैं पूरे महीने में और 1000 यूनिट आपने यूज़ किए, तो आपको जो बिल आएगा वो 200 यूनिट का आएगा। डेट्स ऑल, ये था सिंपल सा सिस्टम। अब क्या इन्होंने कर दिया है कि आपने अगर 1200 यूनिट बनाए हैं और 1000 यूनिट 1200 यूनिट यूज़ किए हैं और 1000 यूनिट आपने बनाए हैं, तो आपको 1000 यूनिट का जो है वो पे कर दिया जाएगा 10,000 रुपया, 10 रुपए के हिसाब से। और जो 1200 यूनिट का जो बिल बनता होगा वो आपको पे करना होगा। याद रहे ये 1200 यूनिट वो यूनिट होंगे जो शाम में आपने यूज़ किए होंगे। अगर शाम में आपने कम यूज़ किए हैं तो कम का बिल आएगा। तो वो सिस्टम है इस तरीके से, क्योंकि दिन के अंदर सोलर जब चल रहा होता है, ऑन ग्रिड सिस्टम भी पहले वो आपके घर को दे रहा होता है, एक्स्ट्रा यूनिट जा रहे होते हैं। तो अगर 1200 यूनिट आपने 1000 यूनिट बनाए हैं तो 1000 यूनिट का बिल 10,000 एडजस्ट होगा। और बिल फर्ज आपने रात में 5 यूनिट पर डे के हिसाब से करते हैं, जो है वो 150 या 200 यूनिट आपने यूज किए या 500 यूनिट यूज किए, उनका बिल आपको पे करना पड़ेगा। तो ये सिस्टम है। अगर आपने 1000 यूनिट 1200 यूनिट यूज किए हैं तो आपको 74,000 75,000 के करीब का बिल आएगा।
अब हम इसको देखेंगे कि इसको कैसे हम मिनिमाइज कर सकते हैं, क्या सिस्टम है। और एक पॉलिसी ये है इस टाइम के, जो सोलर पैनल है वो फ्री भी दे रही है गवर्नमेंट लो इनकम हाउस होल्ड्स को। सोलर सिस्टम की तरफ चलते हैं। सबसे पहली जो रिन्यूएबल एनर्जी सबसे मशहूर इस टाइम पाकिस्तान में सोलर सिस्टम है। 2024 में पाकिस्तान के अंदर सोलर का बूम आया, जिसके अंदर 3 से 4 मेगावाट का सिस्टम जो है लोगों ने घरों के अंदर लगवाए। और जो न्यू पॉलिसी है वो तकरीबन इस नेट मीटरिंग पॉलिसी को डिस्करेज करती है, जो कि बहुत अनफॉर्चुनेट है। हुकूमत को ऐसा नहीं करना चाहिए। तो प्राइसिंग की अगर बात करें तो अराउंड 1 किलोवाट का यूनिट पर किलोवाट के हिसाब से 1 लाख रुपए का किलोवाट का सिस्टम लगता है अराउंड। मसलन आपने 5 किलोवाट का सिस्टम लगवाना है तो नॉर्मल सिस्टम जो है वो 5 लाख तक का लग जाना चाहिए, जो ऑन ग्रिड सिस्टम है बैटरीज के बगैर। और नॉर्मल हाइब्रिड जो है वो 6 लाख 6.5 लाख के ऊपर जाएगा। इस तरीके से सिस्टम चलता है। और 1 किलोवाट यूनिट जो है तकरीबन 6 यूनिट बनाता है दिन के, और 180 यूनिट महीने के बनाता है। ये एवरेज है तमाम। अगर आपने अच्छी एफिशिएंसी ली है वो 180 के बजाय 200 यूनिट बना देगा मैक्सिमम, यही होगा, उससे ज़्यादा कुछ नहीं होता। और जो अब हम सोल्यूशन की बात करते हैं, अगर आपने इस पॉलिसी को मिटिगेट करना है, इस पॉलिसी के इफेक्ट कम से कम उठाना है, तो आपको हाइब्रिड सिस्टम लगवाना चाहिए विद लिथियम बैटरीज। लिथियम बैटरीज का फायदा क्या होता है कि लिथियम बैटरीज जो है वो 80-90% तक डिस्चार्ज हो जाती है, मतलब उनकी एफिशिएंसी बहुत ज्यादा होती है, जिसकी वजह से वो ज्यादा देर तक बैकअप दे सकती हैं एज कंपेयर टू लेड एसिड बैटरी या जो दूसरी बैटरीज हैं। उसमें क्या होता है, जो लेड एसिड बैटरी आप उसको 50% तक यूज कर सकते हैं, उससे ज्यादा अगर आप यूज करेंगे डिस्चार्ज करेंगे वो डैमेज हो जाएगी, बेकार हो जाएगी। लिथियम बैटरी को आप 90% तक यूज कर सकते हैं, जो कि एक फायदेमंद चीज है। और अच्छी बात यह है कि इस टाइम जो लिथियम बैटरीज हैं वो सस्ती भी हो चुकी हैं। ऑन ग्रिड सिस्टम और हाइब्रिड सिस्टम में फर्क क्या होता है, बहुत से लोगों को नहीं पता होता। ऑन ग्रिड सिस्टम ये होता है कि ये घर को बिजली प्रोवाइड करता है, और जो एक्स्ट्रा बिजली बनती है वो ग्रिड को दे देता है वो नेट मीटरिंग के जरिए। और जबकि हाइब्रिड होता है वो भी यही काम करता है कि जो एक्स्ट्रा बिजली होती है वो ग्रिड को दे देता है। अगर आप नहीं देना चाहते, नेट मीटरिंग ना करवाएं, तो वो उसको जो है यूज नहीं करता, खाली छोड़ देता है। तो हाइब्रिड आपका ये एक प्लस पॉइंट है। जो ऑन ग्रिड है उसमें बैटरीज नहीं होती, वो डायरेक्ट ग्रिड से कनेक्टेड होता है, आपके वापडा से कनेक्ट होता है, लेस्को से कनेक्ट होता है। जो हाइब्रिड होता है उसमें बैटरीज होती हैं कि इनकेस लाइट जाती है तो वो बैटरीज के ऊपर शिफ्ट हो जाता है। ऑन ग्रिड का सबसे बड़ा नुकसान ये है कि पावर आउटेज हो जाए, लाइट चली जाए, तो इन्वर्टर बंद हो जाता है। चाहे सोलर आ रहा हो ना आ रहा हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, इन्वर्टर ने बंद हो जाना है। उसकी रीजन सेफ्टी रीजन हैं, जो कि गवर्नमेंट की तरफ से अप्लाइड हैं, और वो होनी भी चाहिए। लेकिन इन शॉर्ट जो ऑन ग्रिड सिस्टम है वो लाइट जाने के ऊपर बंद हो जाता है, इन्वर्टर पावर बनना बंद कर देता है। लाइट गई तो आपका घर बंद हो गया। हाइब्रिड सिस्टम में क्या होता है, अगर पावर चली गई है तो वो ऑफ ग्रिड मोड पे चला जाता है, वापडा को बिजली देना बंद कर देता है, और बैटरी पे ऊपर शिफ्ट हो जाता है या सोलर के ऊपर शिफ्ट हो जाता है, आपका घर चलता रहता है। ये हाइब्रिड का एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है। उसके अलावा अगर ऑन ग्रिड में वोल्टेज कम ज्यादा हो तब भी वो बंद हो जाता है, जबकि हाइब्रिड ऐसा नहीं होता। हाइब्रिड में वोल्टेज कम ज्यादा हो तो वो उसको ग्रिड को ऑफ करके बैटरीज और सोलर के ऊपर शिफ्ट हो जाता है। ये भी एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है हाइब्रिड का। ऑन ग्रिड के अंदर जीरो एक्सपोर्ट डिवाइस नहीं होती। जीरो एक्सपोर्ट का मतलब ये होता है कि वापडा को अगर आप एक्सपोर्ट ना करना चाहें, सिर्फ घर के अंदर यूज करना चाहें, तो वो अलग से लगानी पड़ती है। हाइब्रिड के अंदर तमाम ये ऑप्शन होती है, क्योंकि हाइब्रिड का मेन चीज यही होती है। ऑन ग्रिड लो कॉस्ट होता है, हाइब्रिड जो है वो हाई कॉस्ट पे चला जाता है। मेन रीजन उसकी बैटरीज है। अब हम जो बात कर रहे थे कि अगर आपने सोलर सिस्टम लगवाना है और सोलर पॉलिसी से इफेक्ट नहीं होना चाहते तो क्या करें। हम अज्यूम करते हैं कि यूनिट रेट इस टाइम 75 रुपया चल रहा है विद टैक्स, और ये हाई टाइम पे मेरा ख्याल है सबसे हाईएस्ट जो रेट है वो 75 का है, हम इसी को कंसिडर करते हैं। आप सिस्टम लगवाएं 6 किलोवाट का 12 प्लेट्स के साथ, जिसके साथ आप 2 लिथियम बैटरीज लगवा लें 7 किलोवाट आवर की, जो कि तकरीबन 12 यूनिट्स का बैकअप दे देती हैं। इनके मुताबिक तो 14 यूनिट है, लेकिन हम उसको कंसिडर करते हैं कि 12 यूनिट बैकअप देंगी। ये आपका सिस्टम तकरीबन 14 लाख रुपए में लग जाएगा, इंक्लूडिंग बैटरीज, इंस्टॉलेशन एंड एवरीथिंग। अगर आपको डिटेल्स चाहिए तो मैं जो है फेसबुक का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल देता हूं, आप कांटेक्ट करके इनसे सोलर लगवा सकते हैं। आपको अच्छी प्राइस के अंदर सोलर सिस्टम लगा देंगे। उसके बाद अगर आप इसका रिटर्न देखें, 20 मंथ के अंदर ये रिटर्न हो जाता है। 5 साल का अगर आप सिस्टम लें, क्योंकि 5 साल बाद बैटरीज को आपको रिप्लेस करना है, वो एक बहुत बड़ी कॉस्ट है, 3-4-5 लाख की कॉस्ट है। हम उसको कंसिडर नहीं कि 5 साल तक अगर आपका सिस्टम सही चलता है तब भी आपको 5 लाख पर एनम प्रॉफिट होता है आपकी कॉस्ट निकालने के बाद। मैं आगे आपको बताता हूं कि किस तरीके से। ये देखें, हमने
अगर अज्यूम किया है सिस्टम लगा हुआ 12 पैनल्स लगे हुए हैं, तो ये आपका 36 यूनिट एक दिन के अंदर प्रोड्यूस करेंगे। और बैटरी आपने 7 किलोवाट आवर की लगाई है और 2 बैटरीज लगेंगी इस सिस्टम में। और एस्टिमेटेड कॉस्ट तकरीबन 14 लाख होगी, इससे कम ज़्यादा थोड़ी बहुत ऊपर नीचे होगी डिपेंडिंग अपॉन ब्रांड्स एंड एवरीथिंग। और आपने लोड को किस तरह से मैनेज करना है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसके ऊपर सारी चीज़ें जो हैं वो डिपेंड कर रही हैं। लोड आपने दिन के अंदर आप जो है 3 से 4 किलोवाट तक का लोड चला सकते हैं, इसके ऊपर चलाएं, या 5 किलोवाट का भी चलाएं, कोई मसला नहीं है। 5 किलोवाट से ऊपर नहीं चलाना, क्योंकि 6 किलोवाट का सिस्टम 5 किलोवाट तक सपोर्ट करेगा। सोलर पैनल्स उससे ज़्यादा अगर आप यूज़ करेंगे तो वो वापडा से शेयरिंग शुरू कर देगा, जो कि आपके लिए कॉस्ट इफेक्टिव नहीं रहेगा। तो हम ये अज्यूम करते हैं कि 7 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक जो है आपके ये 11 घंटे बनते हैं। उस टाइम आपने एक एयर कूलर चलाया हुआ है, 3 पंखे चलाए हुए हैं, डीसी फैंस हैं आपके पास, 3 लाइट्स चल रही हैं, मोटर यूज हो रही है ऑन ऑफ, एक एसी कंटिन्यूसली चल रहा है 1.5 टन का, और एक फ्रिज है जो कि कंटिन्यूसली ऑब्वियसली चलेगा। तो ये सिस्टम जो है एक दिन में 36 यूनिट एवरेज जनरेट कर देगा, लेकिन जो यूनिट यूज होंगे इस तमाम लोड के साथ वो तकरीबन 27 यूनिट यूज होंगे, जो कि आपका पूरा सोलर उठा देगा। तो उसका मतलब यह है कि दिन के अंदर शाम 6 बजे तक आपका कोई यूनिट यूज नहीं हुआ है और वापडा से बिल जीरो जा रहा है। ठीक है, अब शाम 6 बजे से 11 बजे तक पीक टाइम है, जो कि वेरी करता है, कभी 6:30 से 10:30 या 6 से 11। हम 6 से 11 के ऊपर पीक टाइम कंसिडर करते हैं। उस वक्त आपने लोड कम कर देना है। क्या लोड कम करना है कि एसी बंद कर देना है, और आपका घर जो है वो बैटरीज के ऊपर शिफ्ट हो जाएगा, क्योंकि शाम 6 बजे तक सोलर बंद हो जाता है। बैटरी के ऊपर शिफ्ट हो गया। बैटरी जो है वो आपके 12 यूनिट सपोर्ट करेगी। 7 किलोवाट की 2 बैटरीज लगाई हुई हैं, तो 12 यूनिट सपोर्ट करेगी। तो ये जो एक एयर कूलर, 3 पंखे, 3 लाइट्स और एक फ्रिज के साथ जो लोड बनता है वो 3 यूनिट यूज होंगे 5 घंटों के अंदर, और ये आपकी बैटरी कवर कर लेगी, क्योंकि बैटरी आपकी 12 यूनिट तक लोड दे रही है। तो 12 यूनिट का मतलब है 3 यूनिट उसमें से यूज कर लिए, बाकी 9 यूनिट रह गए। 11 बजे के बाद आप एसी ऑन कर रहे हैं, क्योंकि पीक टाइम गुजर चुका है। अब आपका वो वापडा से शेयरिंग नहीं करेगा 2 से 3 घंटे, जब तक आपका ये लोड चल रहा है। लोड क्या होगा, 1.5 टन का एसी है, 2 पंखे हैं, एक फ्रिज है और एक लाइट अगर चल रही है वो, तो ये तकरीबन आपकी पूरी रात में 12 यूनिट यूज करेगा सिस्टम। और क्योंकि आपने बैटरी जो है वो 12 यूनिट सपोर्ट करती है, 3 यूनिट आप पहले यूज कर चुके हैं 11 बजे तक, 9 यूनिट जो है बैटरी यूज करेगी। 9 यूनिट के बाद फिर 1 से 2 घंटा जो है वो वापडा से शेयरिंग होगी। तो आपके एवरेज 2 से 3 यूनिट दिन के खर्च होंगे अगर आप इस प्लान को फॉलो करते हैं। इसके अंदर मैंने कंटीजेंसी डाल दी है कि 12 प्लेट्स अगर लगाएंगे तो आप 4.5 किलोवाट तक जनरेट कर सकते हैं, लेकिन दिन के अंदर जो है वो आप पूरा 4.5 किलोवाट नहीं यूज करेंगे, क्योंकि बैटरी को चार्ज भी करना है, वो भी चार्जिंग का टाइम चाहिए होता है। तो 8 घंटे के अंदर चार्जिंग के लिए तो हम 2.5 से 3 किलोवाट का लोड एक दिन के अंदर दिन में यूज करें, जब सोलर फुल कैपेसिटी पे चल रहा है। इस तरह से आप दिन में 3 से 4 यूनिट आपको बिल होंगे। मंथली बिल आपका 90 से 100 यूनिट तक आना चाहिए, और आपने तकरीबन 915 यूनिट जो है वो सेव कर लिए हैं महीने के, जो कि तकरीबन 70,000 के करीब अमाउंट बनती है। तो ये आपने जो 14 लाख लगाया था वो 20 महीनों में वापस आ जाएगा। और हम 5 साल का क्योंकि टेन्योर लेके चल रहे हैं, हालांकि सोलर पैनल की उम्र ज्यादा होती है, 25 साल तक होती है, लेकिन हम कहते हैं चलो 5 साल के बाद आपको मेजर रेनोवेशन करनी पड़ेगी बैटरीज के अंदर स्पेशली, तो हम 5 साल का ही कंसिडर करते हैं। तो 5 साल के अंदर 60 महीने होते हैं, 20 महीनों के अंदर आपका रेवेन्यू जो लगाया था इनिशियल इन्वेस्टमेंट वापस आ गई। अब 40 महीने आपको जो है वो पर मंथ समझने 60 से 70,000 बच रहा है, तो ये तकरीबन प्रॉफिट 27 लाख का प्रॉफिट बनता है। और इसको आप 5 साल के ऊपर डिवाइड करें तो 5 लाख आप पर मंथ बचा रहे हैं अपनी एनर्जी के अंदर, जो कि आपका एक फायदा है। तो ये तरीक़ेकार है जिसके ज़रिए आप कंप्लीट अपना सिस्टम बना सकते हैं और फ़ायदा उठा सकते हैं लोएस्ट बिल के ऊपर, जो एक अच्छी चीज़ है। सबसे इसमें बेहतरीन चीज़ ये है कि लिथियम बैटरी की कॉस्ट कम हो चुकी है, जो कि पहले 5 से 6 लाख की बैटरी मिलती थी, अब वो 2 से 2.5 लाख के अंदर मिल जाती है आराम से। तो सोलर का तो मैंने आपको बता दिया। अब हम विंड को देखते हैं। लोग कहते हैं कि विंड लगा लो 24 घंटे चलती है। हाँ भाई 24 घंटे चलती जरूर है, लेकिन उसमें सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर विंड स्पीड का है। ये मैंने लिखा हुआ है कि अगर 5 किलोवाट की टरबाइन है जो कि एवरेज है, इसकी मिनिमम स्टार्ट स्पीड जो है वो 3 से 4 मीटर पर सेकंड की है, और इस वक्त ये सिर्फ स्पिन होना शुरू होती है, लेकिन पावर बहुत थोड़ी जनरेट कर रही होती है। इसकी आइडियल ऑपरेटिंग स्पीड 6 से 7 मीटर पर सेकंड से 10 मीटर पर सेकंड तक होती है, जो कि ऑप्टिमम पावर जनरेट करती है। और रेटेड स्पीड 12 से 15 के दरमियान है, जिसपे फुल 5 किलोवाट जो है वो जनरेट कर रही होती है, 5 किलोवाट की टरबाइन। तो ये एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक है कि विंड स्पीड जो है अगर है आपके एरिया में,
तो फिर आपको फायदा है विंड टर्बाइन लगाने का, वरना कोई फायदा नहीं है, सिर्फ पैसे का ज़िया है और कुछ भी नहीं है। तो ये मैंने पाकिस्तान का मैप लगाया हुआ है, यहाँ पे देखें जो ग्रीन एरियाज नजर आ रहे हैं, इसका मतलब है यहाँ पे विंड की जो स्पीड है वो 5 मीटर पर सेकंड से कम है। इन ग्रीन एरियाज के अंदर आपको विंड लगाने का फायदा नहीं है। येलो के अंदर 6, 7, 8 तक है, थोड़ा बहुत आपकी एफिशिएंसी आ सकती है, मतलब 5 किलोवाट की टर्बाइन जो है वो 2 किलोवाट 3 किलोवाट तक दे देगी। रेड एरियाज में ये 4 किलोवाट से ऊपर तक देगी, जैसे कराची का कुछ एरिया डार्क रेड में आ रहा है, यहाँ पे हवा अच्छी है। या बलूचिस्तान का कुछ साहिली पट्टी है जो कि रेड के अंदर है, इसके अंदर जो लोग रहते हैं उनको सबसे बड़ा फायदा है ये इनकी, ये देखें ये एयर कॉरिडोर बना हुआ है, कोयटा से होता हुआ सीधा साहिल समंदर तक जा रहा है। तो ये रेड कलर की लाइन, इस पट्टी के अंदर जो लोग हैं उधर पे उनको विंड स्पीड अच्छी मिल सकती है, यहाँ पे ये विंड लगाएं तो उनको बड़ा फायदा होगा, और ये उन लोगों के लिए है। ये एक विंड टर्बाइन है, ये वर्टिकल एक्सिस है जो कि 3 मीटर पे भी चलती है, लाहौर के अंदर लग सकती है, लेकिन फिजिबिलिटी इसकी नहीं है क्योंकि इसकी पावर कम ही होगी, और ये 100 वाट की टर्बाइन है, और आप ज़्यादा भी लगाएंगे तो बहुत ज़्यादा इफेक्टिव नहीं होगी, आपको कॉस्टली पड़ जाएगी, लेकिन आपके इंफॉर्मेशन के लिए बता दिया है। इसका सिस्टम क्या है, ये देखिए ग्राफ शो कर रहा है कि जब विंड स्पीड 3, 4, 5, 6, 7 तक है तो ये बढ़ती जा रही है। 500 कोई भी विंड टर्बाइन होगी, ये 3500 की विंड टर्बाइन का लगा हुआ है ग्राफ, ये 3500 की विंड टर्बाइन अगर आप लाहौर में लगाएंगे आपको 250-300 वाट बिजली जनरेट होगी, मैक्सिमम इससे ज़्यादा जनरेट नहीं होगी एवरेज। लेकिन यही चीज़ अगर आप कराची में या ऐसे एरिया में लगाएंगे तो ये पूरे 3500 वाट से ऊपर तक जनरेट करेगी। अब इसके अंदर थोड़ा सा मैं बता दूं क्या होता है कि टर्बाइन होती है, टर्बाइन इसका अपना कंट्रोलर होता है जो कि डंप लोड के साथ कनेक्टेड होता है, जो कि एक्सेस एनर्जी को डंप करता रहता है। साथ में बैटरीज लगी होती है जो बैटरी को चार्ज करती है, बैटरी के आगे इन्वर्टर, वही सोलर वाला इन्वर्टर भी यूज हो सकता है, या दूसरा इन्वर्टर आप यूपीएस लगा लें, वो घर को बिजली देता रहता है। कंट्रोलर के जरिए जो है आप इसको पीसी से या मोबाइल से चेक कर सकते हैं। ये इस तरीके से सिस्टम है, आप ग्रिड को भी दे सकते हैं और आप जो है वो अपने घर को चला सकते हैं। ये सिर्फ उन एरियाज के लिए जहां पे विंड चलती है। आप एक काम ये भी कर सकते हैं, जहां पे विंड की स्पीड बेहतर है वहां पे सोलर और इन्वर्टर को इकट्ठा कर लें। ऐसे हाइब्रिड कंट्रोलर्स भी मिलते हैं जो कि सोलर को भी कंट्रोल कर रहे होते हैं, साथ में टर्बाइन को भी कंट्रोल कर रहे होते हैं। बैटरी से जो है ये कनेक्टेड होते हैं, आगे इन्वर्टर लगा होता है और सिस्टम जो है चला देते हैं। इनके कॉन्टैक्ट डिटेल्स मैं नीचे डाल दूंगा, इनकी वेबसाइट वगैरह, आप उनसे कॉन्टैक्ट करके अपनी जो एफिशिएंसी ले सकते हैं विंड वालों से। और इस तरीके से है। अगर हम बात करें तो कॉस्ट इतनी ज़्यादा नहीं है, 1.5 लाख पर किलोवाट है, लेकिन बात वही है कि इसकी एफिशिएंसी विंड के ऊपर डिपेंडेंट है। विंड अगर कम है जिस एरिया में, वहाँ पे वो 1.5 लाख 1 किलोवाट लगाएंगे, वो 200 वाट भी जनरेट नहीं कर रही होगी, तो फायदा आपको कोई नहीं होगा, नुकसान ही होगा उल्टा। लेकिन जिन एरियाज में विंड है वहां पे इसका बहुत फायदा है। इसका रिटर्न पीरियड जो है वो तकरीबन 2 से 3 साल है, जो कि सोलर से ज्यादा है। सिर्फ इसका मेजर सेटबैक विंड स्पीड है। तो ये 2 रिन्यूएबल सोर्सेज हो गए। फिर तीसरा इन्वेस्टमेंट ऑप्शन ये है कि आप चार्जिंग स्टेशन लगा लें। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने जो रेगुलेशन बनाए हैं, जो चार्जिंग स्टेशन है उनको बिजली 40% जो है वो कम मिलेगी, मतलब उनको यूनिट जो है वो 40 रुपए का पड़ेगा, जो कि उनके लिए फायदेमंद है और आगे आप अच्छी उस पर सेल कर सकते हैं। लेकिन ये आप सिर्फ लगा सकते हैं अर्बन एरियाज में, क्योंकि जहाँ पे आपको ईवीज जो है वो ज़्यादा चलेंगी। और इसके अलावा आप बैटरी बैकअप का भी वो लगा सकते हैं, बैटरी रिप्लेसमेंट पैनल, ये एक इन्वेस्टमेंट हो सकती है, लेकिन ये अभी टू अर्ली है। जो लोग इसमें इन्वेस्ट करेंगे आगे उनको फायदा इसका ज़्यादा होगा। हाँ, अगर इसके साथ आप सोलर लगा लें तो डबल फायदा है कि सोलर के साथ आप जो है गाड़ी चार्ज कर रहे हैं, फास्ट चार्जिंग कर रहे हैं, इन्वर्टर के साथ आप सिस्टम लगा के ये सिस्टम आप कर सकते हैं और इसका आपको फायदा होगा। फिर आ जाते हैं बायोफ्यूल। बायोफ्यूल क्या होते हैं कि आप वेस्ट वगैरह से ऐसी मटेरियल प्रोड्यूस करते हैं जिसको आग आसानी से लगाई जा सके। पाकिस्तान में काफ़ी सारी कंपनीज हैं जो कि ये काम कर रही हैं। इनका टेम्परेचर जो है 1600 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाता है और ये 40 to 50% आपकी गैस के अंदर रिडक्शन कर देती हैं। जो गैस केबल, अगर आपकी कोई ऐसी इंडस्ट्री है या जहाँ पे गैस केबल ज़्यादा आ रहा है, उसको बचाने के लिए आप बायोफ्यूल यूज़ कर सकते हैं। लिंक्स जो है मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप उनसे रब्ता करके बायोफ्यूल भी ले सकते हैं। उनके बायोफ्यूल के जो इक्विपमेंट है वो भी यूज़ किया जा सकता है। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। अगर आपके कोई सवालात हैं तो लाजमी तौर पर कमेंट्स में पूछ लें। कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपके लिए हाजिर हूँ। और अगर आपको किसी और चीज़ पे डिटेल्ड वीडियो चाहिए तो वो भी बताइए। मेरे साथ बंदे रहने का शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।